नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी पर सक्षमता परीक्षा के इस क्लास में स्वागत है। हमें पता है कि आप सभी रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आप आंसर की देखे हैं। आपको पता चल गया होगा कि आपका कितना प्रश्न सही है, कितना मार्क्स आने वाला है। तो अभी से आप तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए। यह क्लास इस बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है। आपको बता दें कि 30 दिन का यह क्लास है। 30 दिन में जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी। साथ में आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम सहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो उस काल में बहुत ही कम सभ्यता विकसित हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया के सभ्यता को माना जाता है, क्योंकि कई चीज़ें दोनों को सिमिलर मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुई थी? तो आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान की प्राप्ति तीनों सेम तिथि को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीनों क्या हुई थी? सेम तिथि को हुई थी। तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है आपका कि कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो उस काल में, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, कौटिल्य का काल था, उस टाइम में ज़्यादातर जो संस्कृत में ही रचनाएं होती थी। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की है वो किस में की है? वो संस्कृत भाषा में की है। किस में की है? संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो उससे पहले काफ़ी लोगों ने कोशिश किया था अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली थी। पहली बार जेम्स प्रिसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में क्या मिली थी? सफलता मिली थी। अगला प्रश्न है कि मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत में क्या किया था? आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने सर्वप्रथम किस पे आक्रमण किया था? भारत में आक्रमण किया था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। याद रखिए, किस वंश का था? गुलाम वंश का शासक था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, काफ़ी फेमस शासक था दिल्ली सल्तनत का। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या की थी? पहली बार एक वस्त्र निर्माणशाला का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था भारत में? तो ये महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था। काफ़ी खूंखार आक्रमणकारी था। आप बचपन में कई किताबों में इसकी कहानियाँ पढ़े होंगे। तैमूर की कहानियाँ हम लोगों ने भी बचपन में पढ़ा है। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? तो अंग्रेजों ने 1651 में शाह सूजा की अनुमति से क्या बनाई थी? हुगली में अपनी कोठी बनाई थी। अंग्रेज जब आए यहाँ पे तो व्यापार करना जब उन्होंने शुरू किया तो कई जगह पे या समुद्र के किनारे वाले एरिया में जहाँ पे उनका जहाज़ का लगाया जाता था, तो वहाँ पे कई कोठियाँ उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। तो हुगली में उन्होंने शाह सूजा की अनुमति से क्या बनाई? अंग्रेजों ने कोठियाँ बनाई। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध के मध्यस्थ राज्य बफर स्टेट के रूप में रखा था? तो यह मराठों के क्या रखा था? मराठों के विरुद्ध। नेक्स्ट है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका
कि अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जैनुन आबेदीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुन आबेदीन को। इसकी कहानियाँ आप पढ़ेंगे, काफ़ी फेमस हुआ है यह भी काफ़ी अच्छे शासक था। तो इसे कश्मीर का क्या कहा जाता है? अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए अलग विभाग बनाया, फसलों का चक्रण रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करने की योजना की? क्योंकि देखिए हमारा जब इतिहास उठा के देखेंगे तो हरित क्रांति से पहले भारत में भी अनाजों की काफ़ी कमी हुआ करती थी। तो कई राजा महाराजा हुए, कई शासक हुए जो कोशिश किए कृषि को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें एक शासक कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने क्या किया? कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया जो फसलों का चक्रण, क्या होता है कि फसलों के चक्रण से अच्छी उपज मानी जाती थी। अगला प्रश्न है आपका कि कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया था? तो सिंचाई पर कर लगाने वाले काफ़ी कम सुल्तान हुए हैं, क्योंकि जानते थे कि यहाँ पे फसलों की उतनी अच्छी उपज नहीं होती है, फसलों की स्थिति उतनी अच्छी है नहीं। तो दिल्ली के जो सुल्तान था वो था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है आपका कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? काफ़ी कुछ सुधार या काफ़ी कुछ आयोजन हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। तो ये किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग राजवंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। यह प्रश्न भी इस बार एग्जाम में क्या हुआ था? पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि अनेकतावाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? तो अनेकतावाद की जो थ्योरी है यह जैन धर्म में दिया गया है। किस धर्म में दिया गया है? तो जैन धर्म में अनेकतावाद की सिद्धांत क्या किया गया है? दिया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और जो VBI है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 23वें कौन थे? वो पार्श्वनाथ थे। और आपका जो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान महावीर थे। तो ये तीनों VBI प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। साथ में आपको बता दें कि भगवान महावीर को 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जिम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए क्या हुआ था? संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा। साथ में आपको बता दूं कि प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईसा पूर्व में, जो बल्लभी में हुआ था। ये दोनों VBI है। पहला बौद्ध संगति अस्तुलभद्र के अध्यक्ष थे उनके, और द्वितीय में श्रवण अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ईसानी कहा है? तो यह कहा है खुद को अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने कहा है? अलाउद्दीन खिलजी। काफ़ी फेमस, काफ़ी खूंखार शासक रहा है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, शेखुल हिंद की पदवी किसको दी गई है थी? तो शेखुल हिंद की पदवी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। किसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी गई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? एक मेवाड़ ही ऐसा जो राज्य क्षेत्र था, मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ काफ़ी लड़े हैं, वो हार नहीं माने हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर क्या होती है? कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है?
तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद के पास नैनी से इसे क्या किया जाता है? लिया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार पर क्या है? स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी छोर का नाम क्या है? तो वो है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। इसे भी आप क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ये सभी को पता होना चाहिए कि ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। नेक्स्ट है, भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो भारत का खोजकर्ता वास्को डिगामा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भार नहीं है, यहाँ पे होगा थार। थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? जब आप मैप पे जाएंगे, ग्लोब पे जाके देखेंगे तो आपको विषुवत रेखा से उत्तर में दिखाई देगा भारत। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में क्या होते हैं? 366 दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है, आप सभी को पता है। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो भारत के जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसका क्या नाम है? दिल्ली। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होता है? तो दोनों उत्तरी गोलार्ध में आपको बता दूं 21 मार्च और दक्षिणी गोलार्ध में 22 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? तो ध्रुवों पर 6 माह के दिन, 6 माह दिन होता है और 6 माह रात होता है। नेक्स्ट है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में जोजिला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। सबसे लंबी सीमा रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है भारत का, वो किसके साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है, अल गिजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो अल गिजीरा रेगिस्तान सूडान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सूडान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। और अगर शांत घाटी बोले तो शांत घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत के कितने देशों की सरहदें मिलती है? तो भारत से 7 देशों की क्या मिलती है? सरहदें मिलती है। नेक्स्ट, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगेगा। यानी बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण। बीच में पृथ्वी आ गया तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। याद रखिएगा ट्रिक से, बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण, और बीच में क्या आ गया? पृथ्वी आ गया तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। नेक्स्ट है, 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? अभी हमने इस प्रश्न को देखा था, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून और 22 दिसंबर। सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। पब्बन द्वीप कहाँ स्थित है? पब्बन द्वीप काफ़ी फेमस द्वीप है, ये मन्नार की खाड़ी में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है,
केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो सबसे बड़ा पत्तन है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, ये कब निर्धारित की गई थी? तो 1896 में डुरंड रेखा को निर्धारित की गई थी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, भारत चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। तो इसे आप क्या कीजिएगा? ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसे बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। अरावली को सबसे पुराना पर्वत माना जाता है भारत में। नेक्स्ट है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो ये है संकोसी नदी। काफी फेमस नदी है। कौन सी नदी है? संकोसी नदी। नेक्स्ट है भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वत पहले क्या था? टेथिस सागर था। यहाँ पे क्या था? समुद्र था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये 15 अगस्त 1947 को क्या की गई? इसे निर्धारित की सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है सैडल पीक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा पीक है? सैडल पीक। अगला प्रश्न है कि मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे मालाबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार। नेक्स्ट दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो आपको बता दूं कि एक राज्य में दक्कन का पठार स्थित नहीं है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि अन्नामुदी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अन्नामुदी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की यह प्रसिद्ध चोटी है। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसे करता है आदम का पुल। कौन करता है? आदम का पुल इससे क्या करता है? अलग करता है। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगोत्री का नाम दिया गया है। अंटार्कटिका जहाँ पे पूरा पूरा क्या है? बर्फ ही बर्फ है। तो नेक्स्ट है भारत के 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कुर्नूल है। कौन सी है? कुर्नूल। अगला प्रश्न है सतपुरा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित किसने किया था? तो अभी हमने इसका जिक्र किया था, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये एक ही राज्य है। कौन है? सिक्किम है, जो चीन का, नेपाल का और भूटान का 3 देशों की सीमाओं को ये क्या करता है? टच करता है। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। अगला है डक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो डक्कन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। दक्षिणी भाग को इंदिरा पॉइंट। थार भूमि ये तो पहले ही हो चुका है, राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक
राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो ये है कौन? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि बहुत सारे कैदी को वहाँ एक जेल बनाया गया था जिसमें रखा जाता था, यानी माना जाता है कि काला पानी की सज़ा वहाँ पे दी जाती थी। तो ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये ग्रीक भाषा में किया गया था। किसमें? ग्रीक में। अगला है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बो द्वीप का अंग था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसका अंग था? जम्बो द्वीप का अंग था। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? ये 82 डिग्री देशांतर पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये बैरन एवं नारकोंडम के बीच क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुर्बा नगर कौन सा है? तो ये सिकंदराबाद है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की विशिष्टता क्या है? ये सभी द्वीप प्रवाल से उद्गमित हैं। अगला प्रश्न है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो मैकान का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किसमें? छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार को क्या नाम है? छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? ये VVI प्रश्न है। इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो 876 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? भूमध्य रेखा से। नेक्स्ट है, भारत चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो चीन की सीमा रेखा से जो स्पर्श करता है भारतीय राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड भी। आप मैप पर देखिएगा तो आपको पता चलेगा, मणिपुर भी है और मिजोरम भी है। अगला प्रश्न है, कुछ तिथि से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो वो 563 से 468 ईसा पूर्व। 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और 468 ईस्वी में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं पे महावीर स्वामी का जीवन काल की बातें करें तो 540 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी, 463 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अगला है, यहाँ पर देख लीजिए कि राजगिरी में पहली बार बौद्ध संगति 483 ईस्वी में क्या हुआ था? ईसा पूर्व में पहला बौद्ध संगति हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण तिथि है। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में पहली बार हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी में। 383 ईस्वी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। ये दोनों प्रश्न VVI हैं, ध्यान रखिएगा इसे। और यहाँ पर बात करें अगला प्रश्न की, तो ये है सिकंदर का भारत में आगमन। सिकंदर 327 से 325 तक कहाँ रहा था? भारत में आगमन हुआ था 327 में, 325 में वो यहाँ से क्या हुआ था? चला गया था। अगला प्रश्न, 305 ईसा पूर्व में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई? यूनानी शासक सेलुकस के द्वारा के राजदूत मेगास्थनीज का भारत आगमन हुआ। अगला प्रश्न है 273 से 232 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक का शासनकाल। अशोक को कौन नहीं जानता है? इसकी इतिहास काफी, इसका शासनकाल काफी प्रसिद्ध है। इसने एक इसमें अखंड भारत के निर्माण में मौर्य सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कलिंग विजय कब किया गया? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जीता, जिसके बाद अशोक के जो है मन में, उसके चिंतन में परिवर्तन आ गया, उसकी सोच में परिवर्तन आ गया। अगला प्रश्न है कि 250 ईसा पूर्व की घटनाएं देख लीजिए। तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 250 ईसा पूर्व में। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र, तीनों याद रखिएगा। 190 ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ भारत पर। 184 ईसा पूर्व में क्या हुआ?
184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य वंशीय शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की गई। 184 से 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का शासनकाल रहा। 180 से 165 ईसा पूर्व में इंडो ग्रीक शासक डेमोट्रियस का शासनकाल रहा। 75 से 30 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश का शासनकाल रहा और साथ में 155 से 130 ईसा पूर्व तक यवन शासक मिनांडर का शासनकाल रहा। किसका शासनकाल रहा? मिनांडर का। ईस्वी सन की बातें करें तो ईस्वी सन की महत्वपूर्ण तारीख जो है उसकी ध्यान देते हैं हम। 14 से 15 ईस्वी में आसपास शक शासन, गुंदो फर्नीज का शासनकाल, ईसाई धर्म प्रचार हेतु रोमन संत सेंट टॉमस एक्विनस की भारत यात्रा, यूची कुसानो का भारत यात्रा, ये सारी चीज़ें 14-15 ईस्वी में घटित हुआ। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है 375 से 415 ईस्वी के आसपास की चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, का शासनकाल है 375 से 415 ईसा पूर्व ईस्वी की बात कर रहे हैं। 415 से 455 ईस्वी की बात करें तो कुमारगुप्त का शासनकाल रहा। नेक्स्ट है 455 से 467 ईस्वी की बात करें तो स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा। 540 ईस्वी में गुप्त शासन का समापन हो गया और 495 ईस्वी में द्वितीय हुन आक्रमण हुआ भारत पर और 500 से 527 ईस्वी के आसपास भारत में हुनों का शासनकाल रहा। 1602 ईस्वी में डच कंपनी भारत से व्यापार प्रारंभ किया और इसके बाद 1605 से 27 ईस्वी में जहांगीर का शासनकाल रहा। किसका रहा? जहांगीर का शासनकाल रहा। जहांगीर ने ही प्रमुख रूप से माना जाता है कि अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का, कोठी बनाने का, यानी बहुत सारी चीज़ें जहांगीर के काल में ही ऑर्डर मिला अंग्रेजों को और उसने किया। अगला है 1606 ईस्वी। सिख गुरु अर्जुन देव को सम्राट जहांगीर द्वारा क्या कर दिया गया? प्राणदंड की सजा दिया गया। जो अर्जुन देव सिख धर्म के कौनवें गुरु थे? 5वें गुरु थे। नेक्स्ट है 1608 ईस्वी की बातें करें तो संत टूकाराम का जन्म विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1619 ईस्वी में पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित हुई। इस तरह से धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व क्या हुआ? बढ़ता गया, विदेशी व्यापार बढ़ते गए। 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई। 1580 ईस्वी में अकबर के दरबार में गोवा से प्रथम जेसुइट मिशन आया। आगे है 1582 ईस्वी आ गया और आ गया अकबर का शासनकाल। 1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने अलग से किया था। 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की गई। 1600 ईस्वी आ गया और यहाँ आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गया। लगभग अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर अपना वर्चस्व बढ़ाने की अपनी तैयारी करने लगे। 1602 ईस्वी आ गया। डच कंपनी भारत से व्यापार प्रारंभ कर दिया और इसके बाद 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा। इसमें अंग्रेजों ने काफ़ी कोठियाँ स्थापित की, काफ़ी अपना व्यापार इंक्रीज किया। अगला है विजयनगर के राज दरबार में आने वाला विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? ये था अब्दुल रज्जाक। विजयनगर के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक, भारत आया था। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। आप जानते हैं कि शाहजहां ने क्या क्या नहीं बनवाया है, ताजमहल से लेकर हर चीज़ बनवाया, लाल किला। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किस वंश का उद्भव हुआ? तो शुंग वंश का क्या हुआ था? उद्भव हुआ था। मौर्य के बाद कौन आया था? शुंग वंश आया था। अगला प्रश्न है भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। मिलाने वाले में आता है ऐसा प्रश्न, याद रखिएगा। अगला है 1833 चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखिए कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है
कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था। तो इस दोनों का उदय हुआ था, आपको बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगति में। इसमें चौथे बौद्ध संगति में। साथ में बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई चीज़ें आप याद रखिएगा, जैसे भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था इन्होंने, और इस गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। इनके पहले गुरु अलार कलाम थे, और इन्होंने अपनी जो पहला उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, ये भी आप याद रखिएगा। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया उसे? महापरिनिर्वाण। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। इन सारी चीज़ें, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट था याद रखिएगा। बाकी हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे बौद्ध संगति के बारे में भी बता दिया है। चौथा बौद्ध संगति याद रखिए कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और इसके जो इसके टाइम में जो शासक था वो था कनिष्क के शासन के 98 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 98 ईस्वी में। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। नेक्स्ट है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, क्योंकि अशोक भी बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने काफ़ी बौद्ध धर्म को प्रचारित किया था, काफ़ी कोशिश किया था। महेंद्र और अपने पुत्र पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो अशोक ने भी बौद्ध धर्म को काफ़ी बढ़ावा देने में मदद किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार पहली बार अगर भारत में किसी ने लाया तो वो शेरशाह सूरी था। आप देखते होंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, यहाँ वहाँ काफ़ी चीज़ें सुधार करवाया उसने। कब उसने? शेरशाह सूरी ने। मुतखब उत तवारिख नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। किसने लिखा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन रहते थे? ये अब्दुल रहीम था। कौन था? अब्दुल रहीम। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की। किसने की? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेजी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नेहरू जी को। किसे कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को। इन्होंने पहली बार, इन्हीं का अनुमान था कि भारत का धन कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? तो ये 1904 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में क्या हुआ? पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना और प्रथम बैठक दोनों कहाँ हुआ था? मुंबई में ही हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? ये थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अगला प्रश्न है कि किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आ गया? तो बाल गंगाधर की गिरफ्तारी के बाद नया मोड़ आ गया था। बाल गंगाधर गरम दल के नेता माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो प्रथम बैठक जो मुंबई में हुआ था उसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने? 72 लोग। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, किस कांग्रेस नेता को नरम दलीय नेता नहीं माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को मैंने पहले ही बताया कि गर्म दल का नेता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? ये दादा भाई नौरोजी ही लड़े थे। नेक्स्ट है, भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1883 में हुआ था। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है?
यह पुस्तक लिखी है सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये की द्वारकानाथ टैगोर ने। किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो इसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला है गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल को माना जाता है। किसे माना जाता है? लाला हरदयाल को। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? तो मार्ले मिंटो जो भारत में आया इसका रिफॉर्म्स 1909 में आया। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो इसे का नाम है मार्ले मिंटो सुधार। भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे गर्म दल के नेता थे। और बाद में क्या हुआ कि अरविंद घोष क्या बन गए? एक साधु संत का रूप ले लिया, एक दार्शनिक बन गए। इन्होंने जो है राजनीति से त्याग पत्र दे दिया। अगला प्रश्न है मैडम भीखाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो ये करती थी पैट्रियट। कौन सा करती थी? पैट्रियट। अगला है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की क्या हुई? स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो वो थी केसरी। बाल गंगाधर ने जिस पत्रिका का शुरुआत किया था वो कौन सा था? केसरी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था कब? 1911 ईस्वी में। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको अगर हमारे यह मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।